सेठ अकाब अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहता था। सेठ की पसंदीदा जगह सरसब्ज बाग थे, जिनमें वो अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करता था। ये बाग उसकी मलकियत थे। इन बागों की देखभाल एक देव नामी माली किया करता था। सेठ और देव माली अक्सर फूलों, पौधों, दरख्तों और बागों की दिलचस्प बातें किया करते थे। सेठ देव के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था और देव भी सेठ को काफी पसंद करता था। एक दिन जब सेठ बाग में आता है, मैं क्या करूं? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी इतने सालों की मेहनत, मैं क्या करूं? देव, क्या हुआ? सेठ जी, मैंने इस पेड़ के नीचे अपना पैसों का मटका छुपाया था। मैं अपने बुढ़ापे के लिए रकम जोड़कर रख रहा था। 20 साल से मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मटका यहाँ से चोरी हो गया है। मैं अब क्या करूँ? मैं कहाँ ढूंढूं? पर तुमने अपने पैसे यहाँ क्यों रखे, इस तरह जमीन के नीचे? क्यों? तुमने घर में क्यों नहीं रखे? मैंने कहा कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहाँ गुजारता हूँ, तो मेरी नजर यहाँ ही रहती है। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किसी को बताया था इसके बारे में? किसी से भी नहीं हुजूर, किसी को नहीं बताया था। फिर तुम्हें यहाँ पैसे रखते हुए किसी ने देखा होगा। कौन ले जा सकता है? कौन? मेरे बागों में सिवाय हकीमों के जो जड़ी बूटियों की तलाश करते हैं और कोई नहीं आता। अगले दिन सेठ मंत्रियों को बुलाता है। जो मंत्री मेरे बागों का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हजूर, जी जरूर करें। क्या आप में से कोई मंत्री हाल ही में बीमार था या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा पेट बहुत खराब है और मैं अपनी पत्नी की बनाई हुई दवा ले रहा हूँ। वो दवा कहाँ से आई? वो मेरी पत्नी जंगल से जड़ी बूटियाँ तलाश करके लाई थी। क्या आप में से कोई और बीमार था? हजूर, 1 माह से मेरे गले की खराश नहीं जा रही। इस कारण मैंने जंगल के एक हकीम से दवाई ली थी। उसका नाम कालू हकीम है। क्या आप उस हकीम को यहाँ बुला सकते हैं? जी हजूर, जी जरूर। हजूर, मुझे आपकी दवाइयों के बीच और माली के पैसे चोरी होने में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा। आप क्या मालूम कर रहे हैं? तुम बस चुप रहो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अदाब हजूर। मैं काफी परेशान हूँ और मैं बाकी पंछियों से भी बात कर रहा था, तो डब्लू ने आपसे मुलाकात का सुझाव दिया। आपने उनके लिए ऐसी दवाई बनाई है जिससे उनके गले की खराश, जो बहुत बिगड़ी हुई थी, ठीक हुई है। ओ जी जरूर, मैं आपके लिए भी बना दूंगा और यकीन कीजिए अगले 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सचमुच? क्या यह बीमारी 2 दिन में चली जाएगी? तुम ये दवा कैसे बनाते हो? वो जी, अगर कोई और पूछता तो कभी ना बताता, लेकिन हजूर ये आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। कटहल का पेड़? वो यहाँ कहाँ मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं है हजूर, वो आपके बाग ही में है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा सच बोलने का। देवमाली के चुराए हुए पैसे वापस कर दो। हजूर, मुझे माफ कर दें, मैंने लालच में आकर ऐसा किया था। मैं आइंदा कभी नहीं ऐसा करूँगा। खैर, एक वेद होने के नाते तुम्हें लोगों की तकलीफ दूर करनी चाहिए, ना कि खुद उनकी दर्द की वजह बनो। देव, मुझे माफ कर दें। मुझे वो पैसों का मटका उस पेड़ के नीचे नजर आया। मैंने सोचा काफी समय से पड़ा है, इसलिए मैंने वो ले लिया। हजूर, मुझे लगता है कि हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए।
सच बोलने के लिए। चलो ठीक है। देव माली बहुत खुश होता है ये सुनकर कि उसके पैसे मिल गए हैं। देव, तुम्हारे कितने पैसे थे मटके में? जनाब, उसमें 100 दिनार थे। देव, तुम्हें 90 दिनार मिलेंगे, लेकिन 10 दिनार कम मिलेंगे तुम्हारी बेवकूफी पर, जो तुमने पैसे ऐसी जगह छुपाए। ये 10 दिनार वेद को उसके सच बोलने के कारण दिए जाएंगे। बहुत खूब किया, क्या इंसाफ किया है आपने, हमें फख्र है आप पे। वैसे आपको हकीम की बात कैसे सूझी? मैंने सोचा उसके पास ही ऐसा कारण हो सकता है, कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने का। इसके अलावा तो कोई और फल तोड़ने ही आता, जड़ नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। प्यारे दोस्तों, कभी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। कश्मीर के जंगलात में टोनी चिड़िया अपने बेटे बंटू के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया एक छोटे से होटल में खाना बनाने का काम करती थी। सुबह से शाम तक एक चलते होटल में हर ग्राहक के लिए गर्मा गर्म खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। फिर भी टोनी चिड़िया को इतनी कम तनख्वाह मिलती, वो बमुश्किल ही घर का खर्च चलाती थी। रही बात खाने की, तो वो रात को बचा हुआ खाना होटल से लेकर आती थी। वही खाना दोनों माँ बेटे खा लेते थे। बंटू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खाना दे दूं। माँ, खाना ज्यादा गर्म ना करो, दोपहर तक खराब हो जाता है। कुछ ही देर बाद बंटू अपने दोस्तों से मिलने जाता है। दोस्तों, आओ साथ मिलकर खेलते हैं, कल बहुत मजा आया था। बंटू की बात सुनते हुए उसका दोस्त बबलू बोलता है, नहीं बंटू, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बंटू बोलता है, क्यों, क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। खाना नहीं खाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। अब ये न पूछना कि खाना क्यों नहीं खाया, हम सबके हालात बहुत खराब हैं, बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते हैं। ये कहते हुए बंटू के दोस्त बबलू और टीना चले जाते हैं। बंटू घर आकर सोचता है और अपनी माँ को अपने दोस्तों के बारे में बताता है। माँ, क्या आप खाना ज्यादा नहीं ला सकती क्या? नहीं बेटा, मैं सारा दिन काम करती हूँ, तभी वो मुझे खाना खाने को दे देते हैं। माँ, अगर मैं भी आपके साथ काम करने जाऊँ तो क्या वो लोग मुझे भी बचा हुआ खाना दे देंगे? हाँ बेटा, फिर शायद वो दे दें। अगले दिन बंटू अपनी माँ के साथ काम पे जाता है। बंटू दिन भर अपनी माँ के साथ होटल में काम करता है और बचा हुआ खाना लाकर अपने दोस्तों को देता है। इतना सारा खाना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। बबलू और टीना के वालिदैन बंटू का शुक्रिया अदा करते हैं। बंटू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, हमारे और हमारे बच्चों की भूख के लिए इतना सब करने का बहुत शुक्रिया। बड़ा होकर बंटू होटल का मैनेजर बन जाता है। वो आज भी जरूरतमंदों की मदद करता है और भूखों को खाना खिलाता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं, अगर जिंदगी आपको मौका दे किसी भूखे को खाना खिलाने का, तो क्या आप खिलाओगे?